हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का चैप्टर नंबर है हमारा 5वां द्वितीय क्रियाएं। इसको हम डिस्कस करेंगे यानी कि सेकेंडरी जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं इसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। कंप्लीट चैप्टर की जो समरी है आपको कराऊंगा और कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा। ठीक है, आप उन टॉपिक को ज़्यादा थोड़ा फोकस करके देखना, समझ लेना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं और लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ कहाँ से बनेंगे मैं आपको बताते हुए चलूंगा। और ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, फ्री नोट्स चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से सर्च करना है। हमारा आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। एकलव्या स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है इंस्टाग्राम पे, आप मुझे डायरेक्ट सर्च करके वहां पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। देखिए ये आपका सिलेबस है। आपके पहली बुक में से टोटल 8 चैप्टर दे रखे हैं। ठीक है, इसमें से हमने चैप्टर 1 2 3 4 ये तो आपको करा दिए। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे 3 ही चैप्टर बचने वाले हैं इस बुक में से। ठीक है, और बात करते हैं टॉपिक की। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा द्वितीय क्रियाएं यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज। लास्ट चैप्टर में यानी लास्ट वीडियो जो हमारी ज्योग्राफी की थी उसमें हमने ये देखा था कि प्राइमरी एक्टिविटीज यानी कि जो प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं वो क्या होते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप में हमने क्या देखा था, जो सीधा प्रकृति से, नेचर से जुड़े हुए थे, जैसे कि मान लो खेती करना। ठीक है, खेती भी कई टाइप की थी, वो सब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। इसके अलावा शिकार करना जिसको हम आखेट कहते हैं, भोजन का संग्रहण करना ये भी प्राथमिक क्रियाकलाप में था, पशुपालन करना, ठीक है, ये भी प्राथमिक क्रियाकलाप में था, मछली पालन करना, मछलियों को पालना, उनको बेचना, ये सब हमारा क्या था, प्राथमिक क्रियाकलाप में ही था, हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। अब बात करेंगे हम यहाँ पे सेकेंडरी यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप की। तो द्वितीय क्रियाकलाप जो है वो प्राइमरी से थोड़े ही डिफरेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ किताबी लैंग्वेज में। आपकी बुक में कुछ इस प्रकार की लैंग्वेज लिखी होती है, इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको आसान भाषा में समझा दूंगा। देखिए द्वितीय क्रियाकलाप क्या होता है, इसमें कहा गया है कि द्वितीय गतिविधि जो होती हैं उनके द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो भी हमें प्रकृति से मिलने वाले संसाधन है, उसका मूल्य बढ़ जाता है यानी उसकी कीमत बढ़ जाती है। और प्रकृति में पाए जाने वाले जो कच्चे माल हैं उस कच्चे माल का रूप बदलकर उसको मूल्यवान बना देता है। ठीक है, यानी कि जो द्वितीय क्रियाएं हैं उसके जरिए क्या होता है, जो हमें प्रकृति से जो भी संसाधन मिलता है, जो कच्चे माल के रूप में मिलता है, उसका रूप बदल दिया जाता है और उसको मूल्यवान बना दिया जाता है, यानी उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है। ये तो हो गया द्वितीय क्रियाएं और इसकी परिभाषा हो गई किताबी लैंग्वेज में। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा इसको आसान भाषा में समझाऊं, एग्जाम्पल देके समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप में आता था कृषि। मान लीजिए कृषि के द्वारा खेती की गई आलू की, ये तो हो गया प्राथमिक क्रियाकलाप, आलू की खेती करना, ये हम तो जानते हैं, इसमें तो कुछ आपके मन में शक होना ही नहीं चाहिए। अब हमको आलू मिल गया, आलू क्या है, एक तरह से कच्चा माल हो गया। अगर आलू को आप आलू के रूप में ही बेच दोगे, मान लो किसान ने आलू उगाया और मार्केट में जाके बेच दिया, तो हो सकता है उसको 1 किलो के मात्र 10 रुपए, ठीक है, या 10 रुपए केजी या 5 रुपए केजी ही वो बेच के आए। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको ज़्यादा लाभ नहीं होगा। ठीक है, यानी कि उसने मेहनत की और खेती की, फसल उगाई, आलू उगाए और आलू को बाद में बेच दिया, जो जिसकी कीमत उसको 10 रुपए 5 रुपए या जो भी मार्केट उस समय में प्राइस रहा होगा वो मिल गई। तो ये तो प्राथमिक क्रियाकलाप है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दिमाग वाले हैं, जिनके अंदर अच्छा दिमाग है, ठीक है, अच्छी स्किल है, उनके अंदर नॉलेज है। उन्होंने क्या करा, इस आलू को एज ए कच्चा माल, अब इसको समझ लो, कच्चे माल के रूप में यूज करा, कच्चे माल के रूप में आलू को लिया और आलू से बना दिए चिप्स। ठीक है, उन्होंने क्या करा, आलू से बना दिए चिप्स। अब आप सोचो, पहले आलू 10 रुपए में 1 किलो मिल जाते थे आराम से, जब वो आलू के रूप में थे। लेकिन जब वही आलू चिप्स बन गए तो अब क्या हुआ, चिप्स की कीमत बढ़ गई। समझ में आया? पहले तो 10 रुपए में जो 1 किलो आलू मिल रहे थे, अब वो चिप्स के रूप में क्या 10 रुपए में 1 किलो चिप्स मिलेंगे? कभी आपने 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला जो चिप्स का पैकेट होता है, कभी आपने उसमें ध्यान दिया है कि वो कितना उसका वेट होता है, कितने ग्राम होता है उसके अंदर? तब आप देखोगे, तब आपकी आंखें खुल जाएंगी, यानी कि आपको समझ में आएगा कि थोड़ी सी उसमें स्किल यूज करके इन्होंने उस कच्चे माल को ये जो दूसरे प्रोडक्ट के रूप में बना दिया, तो उसकी कीमत उन्होंने कई गुना बढ़ा दी। ठीक है, बहुत ज्यादा कीमत बढ़ा दी। जितने सस्ते आलू थे चिप्स उतने ही ज्यादा काफी महंगे हैं। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए,
ठीक है, आम की खेती की गई, आम की खेती करना क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। लेकिन आम को अगर हम आम को सीधा मार्केट में बेच दें, कच्चे आम को, तो वो सस्ते बिकेंगे, आप जानते हैं। लेकिन अगर इसी आम से इसको एक कच्चे माल के रूप में यूज किया गया और इससे अचार बना दिया गया, अचार बनाने के बाद क्या होता है, इसकी वैल्यू जो है बढ़ जाती है, यानी कि ये महंगा हो जाता है। ये क्लियर है, इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं वापस से अपनी परिभाषा में, अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, द्वितीयक गतिविधियों में जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि अभी हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, आलू का एग्जाम्पल लिया था, हमने आम का लिया था, ये क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है। हमको कैसे मिले हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप के द्वारा मिले हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन है इसका मूल्य बढ़ जाता है, यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप में क्या करा, आलू से उन्होंने बना दिया चिप्स और आम से बना दिया उन्होंने अचार। और जैसे ही आलू से चिप्स बना, आम से अचार बना, तो इसकी जो कीमत है वो बढ़ गई, इसको द्वितीय क्रियाकलाप कहा जाता है। ठीक है, और कच्चा माल क्या होता है, आपके दिमाग में ये भी आएगा, बार बार आप सोच रहे हो कच्चा माल सुन रहे हो। देखो किसी भी चीज को बनाने के लिए जो चीज यूज की जाती है उसको कच्चे माल के रूप में, जैसे कि देखिए आम का अचार बनाया गया था। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। देखो यहां पे क्या था, आम का अचार बनाया गया था। अब देखिए आम का अचार बनाया गया था, अचार के लिए क्या यूज किया गया था, आम यूज किया गया था। तो आम क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। यहाँ पे चिप्स बनाए गए थे, चिप्स के लिए क्या यूज किया गया था, आलू यूज किया गया था। तो आलू क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। ठीक है, मान लो कोई कपड़ा बनाया जा रहा है और कपड़े को बनाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, कपास को यूज कर रहे हैं, तो कपास क्या हो जाएगा, कच्चा माल हो जाएगा। तो ये तो आपको क्लियर है, बिल्कुल आसान है। तो यही इसका मतलब था। अब मैं इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझा देता हूं, तो यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए द्वितीय क्रियाओं के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। समझ में आया, कैसे आलू का मूल्य बढ़ गया, कैसे आम का मूल्य बढ़ गया, उसको हमने परिवर्तित कर दिया। ठीक है, मनुष्य ने क्या करा, अपने कौशल यानी अपनी स्किल से, अपनी तकनीक से, अपनी पूंजी लगाकर, अपना श्रम लगा के यानी मेहनत लगाकर उस कच्चे माल को एक उत्पाद के रूप में बदल दिया। पहले जो आम था, कच्चा आम, अब वो एक उत्पाद बन गया है, यानी अचार बन गया है। अचार बनाने के लिए क्या क्या यूज करा मानव ने, मनुष्य ने, उसने अपनी स्किल यूज करी, अपने कौशल, क्योंकि भाई अचार बनाना कोई इतनी आसान बात नहीं है, उसके लिए भी कुछ स्किल चाहिए। उसके लिए भाई मसाले चाहिए, उसके लिए एक तकनीक होनी चाहिए। ठीक है, उसको तकनीक पता होनी चाहिए कि अचार कैसे बनाना है, कब बनाना है, कितने दिनों तक धूप में रखना है। ठीक है, कैसे सुखाना है, कितना तेल डालना है, कितना मसाला डालना है, कौन सी चीज डालनी है, कितनी मिर्च होनी चाहिए, कितना नमक होना चाहिए, पूरी उसकी एक तकनीक होती है। ठीक है, यानी अपनी कौशल का इस्तेमाल करके, अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके, पूंजी। देखिए अब आम से अचार बनाया है ना किसी व्यक्ति ने, तो ये नहीं है कि आम लाया और सीधा अचार बन गया, नहीं, उसके लिए उसको पूंजी भी लगानी पड़ी होगी। पूंजी मतलब उसे बहुत सारा सामान, उसे तेल खरीदना पड़ा होगा, उसको जो उसमें मसाले लगते हैं मसाले खरीदने पड़े होंगे, डब्बे खरीदने पड़े होंगे। ठीक है, जो भी उसको चीज़ें लगी, यानी उसमें उसने अपनी पूंजी भी लगाई, अपनी स्किल भी लगाई, अपनी तकनीक भी लगाई, अपना श्रम, श्रम का मतलब उसकी मेहनत भी तो लगी। अब ये थोड़ी है कि सोमवार को वो आम खरीद के लाया और मंगलवार को उसने अचार तैयार कर दिया, नहीं, उसमें उसको मेहनत भी लगी और समय भी लगा होगा। ठीक है, काफी समय लगा होगा, काफी समय उसने मेहनत करी होगी उसके लिए, तो उसका श्रम भी लगा। इन सब की सहायता से उसने क्या किया, कच्चे माल को, यानी जो आम था, कच्चे माल को एक उत्पाद यानी अचार के रूप में बदल दिया। एग्जाम्पल में पुट करके बता रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, उसकी वैल्यू भी बढ़ गई और इसी को द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। क्लियर है, आसान आपको समझाया, बिल्कुल आसान भाषा में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम सीधा टॉपिक पे। एक टॉपिक है विनिर्माण, जो आपके इस चैप्टर में बार बार आपके सामने आएगा। विनिर्माण का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी वस्तु का उत्पादन करना, यानी किसी भी वस्तु को बनाना। ठीक है, किसी भी वस्तु को निर्माण होता है वो विनिर्माण कहलाता है। अब इसमें देखो, इसमें छोटी से छोटी चीज से लेकर, जैसे हस्तशिल्प कार्य से लेकर, हस्तशिल्प कार्य का मतलब है जो हाथ से होने वाले काम है, उससे लेकर लोहे और इस्पात को गढ़ने तक, यानी कि चाहे हाथ से बनने वाली छोटी सी चीज हो या लोहे इस्पात से बनने वाली कोई बड़ी चीज हो, सब जगह विनिर्माण होता है। प्लास्टिक के खिलौने बनाए जा रहे हैं, ये भी विनिर्माण है। कंप्यूटर के जो छोटे छोटे सूक्ष्म जो घटक हैं उसको जोड़ना भी विनिर्माण है। यहाँ तक कि जो अंतरिक्ष यान का निर्माण है, बड़े बड़े अंतरिक्ष यान बनाना, ये सब भी विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। तो विनिर्माण का मतलब क्या हो जाता है, उद्योग के अंदर जो चीजें बनाई जाती है वो सारी विनिर्माण के अंतर्गत आ रही हैं आपकी। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे मान लो लोहे का कोई औजार बनाना, वो भी विनिर्माण हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक के खिलौने बनाना या किसी अन्य धातु के खिलौने बनाना, वो सब विनिर्माण में आ जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ समझना नहीं है। देखिए विनिर्माण का टॉपिक समझ लीजिए, विनिर्माण की प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
विनिर्माण की जो प्रक्रिया होती है, यानी जो उद्योगों में कोई चीज बनाई जाती है तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, विशेषता ये है कि इसमें शक्ति का उपयोग होता है। शक्ति का उपयोग यहाँ पे क्या मतलब है, ऊर्जा से। ऊर्जा का मतलब जैसे देखिए, कोई कारखाने में कोई चीज बनाई जा रही है तो उसमें बिजली वगैरह का इस्तेमाल होएगा, तो ये एक तरह से शक्ति या फिर ऊर्जा का रूप हो जाएगा। और कारखानों में क्या होता है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बड़ा उत्पादन होता है, विशाल उत्पादन। आप देखोगे जैसे मान लो कोई खिलौने बनाने की फैक्ट्री है, मान लो किसी फैक्ट्री में गाड़ियां बनाई जाती है। गाड़ी का मतलब कौन सा, बच्चों की खेलने वाली गाड़ी। तो उसमें एक ही प्रकार की हजारों गाड़ियां बनाई जाएंगी, यानी एक ही प्रकार की चीजों का विशाल उत्पादन होता है। ठीक है, फिर क्या है कि कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, यानी कारखानों में काम करने वाले स्पेशलिस्ट, आप ये लगा लो मजदूर भी चाहिए। मजदूर का मतलब स्पेशलिस्ट मजदूर क्यों कह रहा हूं, जैसे कि हर मजदूर को पता होता है उसका क्या काम है, ठीक है, उसको वो काम आना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, उसको उस काम को आना चाहिए। तो यही आपसे कहा गया है कि कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो होते हैं वो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इसमें पॉइंट है, इसमें विनिर्माण जो है आधुनिक शक्ति के साधन और मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों के द्वारा किया जाता है। देखिए, जो कारखानों में निर्माण हो रहा है वो या तो आधुनिक शक्ति के साधन, आज के समय में जो मशीनें चल रही हैं, ठीक है, लेटेस्ट जो मशीनें हैं, या तो उससे हो रहा होगा, या फिर पुराने साधनों से, जो पुराने समय से चला आ रहा होगा तरीका, उससे हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये विनिर्माण की कुछ विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपको पता नहीं विजिबल हो पा रहा होगा या नहीं हो पा रहा होगा, आपकी एनसीईआरटी से लिया है मैंने, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। एक बार मैं हट जाता हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें उद्योग जो है उसका वर्गीकरण कर रखा है, जैसे आकार के आधार पे उद्योग, कच्चे माल के आधार पे, ठीक है, उत्पाद के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे। तो यहां से पेपर में आपके क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको यहां पे नहीं दिखेगा, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके तब दिखाता हूं। अब मैं सीधा चलता हूं आकार के आधार पे उद्योग। देखिए, उद्योगों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से करते हैं। आकार मतलब उनके साइज के आकार पे, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सब क्या हो जाते हैं, ये आपके आकार के आधार पे यानी उनके साइज के आधार पे देखा जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुटीर उद्योग की, ठीक है, फिर छोटे पैमाने के देखेंगे, फिर बड़े पैमाने के देखेंगे। तो कुटीर उद्योग क्या होता है, देखो मैं आपको शुरू में ही समझा दूं। बहुत सारे बच्चे कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग को एक ही समझ लेते हैं, उनको लगता है ये दोनों एक ही है, पर ये दोनों एक नहीं है, इनके बीच में डिफरेंस है। तो पहले कुटीर को समझेंगे, तब छोटे पैमाने के उद्योग को समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुटीर उद्योग क्या होता है, आपने सुना होगा, तो देखते हैं इसको। देखिए, कुटीर उद्योग जो है वो ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर जो स्थानीय लेवल पे जो कच्चा माल मिल जाता है उसी की सहायता से अपने ही घर पर जो डेली लाइफ की जो यूज की चीजें होती हैं, ऐसी चीजों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कुटीर उद्योग की शुरुआत जो है वो अपने घर से की जा सकती है, और जो हमारे आसपास जो कच्चा माल मिल जाता है उसी से काम चल जाता है। इसमें कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगानी पड़ती हैं, इसमें कोई स्किल्ड लेबर की भी जरूरत नहीं है, घर के लोग मिलकर भी थोड़ा बहुत सीखकर भी काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या बनाया जाता है, जो डेली लाइफ की जो यूज़ की जो चीज़ें होती हैं उसको बनाया जाता है। इस एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, एग्जाम्पल आपको देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुटीर उद्योग की मुख्य विशेषताएं, लेकिन इससे पहले आप ये समझ लो कि कुटीर उद्योग में कौन सी चीजें बनाई जाती हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखो, मोमबत्ती बनाना, ये आपने देखा होगा, इस काम को घर से शुरू किया जा सकता है। मोमबत्ती बनाने का काम घर से शुरू किया जाता है, ये कुटीर उद्योग में आता है। अचार बनाना, आपने देखा होगा बहुत सारे जो महिलाएं वगैरह होती हैं वो घर पे अचार बनाने का काम करती हैं। अचार बनाती हैं, अपनी छतों वगैरह पे सुखाती हैं और बाद में उस अचार को बेच भी सकती हैं और अपने घरेलू यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये घर से ही शुरू हो सकता है, इसके लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगानी है, बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं लगानी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कागज़ के थैले बनाना, आपने देखा होगा कागज़ के लिफाफे बनाते हैं कुछ लोग अखबार वगैरह से, और बांस की टोकरी बनाना, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा सैकड़ों एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे छोटे से एग्जाम्पल रखे हैं। अब मैं आपको इसकी विशेषता बताता हूँ, क्योंकि आपके पेपर में ना ये क्वेश्चन आता है कि बताइए कुटीर उद्योग की कोई 3 विशेषता बताओ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो देखिए कुटीर उद्योग की विशेषता क्या है, सबसे पहली विशेषता ये है कि इसको घरों से शुरू किया जा सकता है। इसके लिए आपको कोई उद्योग नहीं लगाना, कोई कारखाना नहीं लगाना, इसको आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो, पहली विशेषता। फिर क्या है, इसमें पूंजी और परिवहन के साधन जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं डालते, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि देखो
पूंजी ज़्यादा लगती ही नहीं है, कोई मशीन ही नहीं लेनी, साधारण औजार से काम चल जाता है, तो ज़्यादा पूंजी का कोई महत्व यहाँ पे रह नहीं जाता। परिवहन की साधन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें बना रही है, कच्चा माल भी पास में मिल जाएगा और वो जो बना रहे हैं वो बिक भी पास में ही जाएगा, दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए परिवहन के साधन भी ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। फिर कच्चा माल और बाजार जो है दोनों ही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं, यानी लोकल लेवल पर ही आसपास ही कच्चा माल भी मिल जाएगा और बाजार भी आसपास ही होगा। इससे क्या होता है, इससे इसको फायदा हो जाता है। फिर क्या है, भारी मशीनों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था घर से शुरू होने वाला काम है। जैसे मान लो लिफाफे बनाने हैं कागज के, अचार बनाना है, उसके लिए कोई बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत ही नहीं है, तो ये फायदा हो जाता है। हाथ के जो साधारण औजार होते हैं उससे ही काम चल जाता है, तो आपको हैवी कोई औजार की जरूरत नहीं है। और ऐसे उद्योगों को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट यानी पैसे की जरूरत भी नहीं पड़ती, ज़्यादा पूंजी नहीं लगती, कम पैसों से भी इसकी शुरुआत हो सकती है, घर से ही इसकी शुरुआत हो सकती है, ज़्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं है, घर के सदस्य मिलकर आपस में काम कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कुटीर उद्योग। मैंने आपको क्या बताया था, बहुत सारे बच्चे कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग में कंफ्यूज होते हैं। तो अब मैं आपको अगला बताऊंगा छोटे पैमाने का उद्योग, ठीक है। अब आप इसे समझिए, देखिए छोटे पैमाने का उद्योग क्या होता है इसे समझिए। ये जो उद्योग है ना, ये कुटीर उद्योग से भिन्न है, यानी उससे अलग है, सेम नहीं है। इन उद्योगों में उत्पादन की जो तकनीक है और जो निर्माण का स्थल है दोनों ही कुटीर उद्योग से अलग है। जैसे कि देखिए कुटीर उद्योग में क्या था, हमने क्या पढ़ा था, घर से शुरू हो जाता है। क्या ये छोटे पैमाने के उद्योग घर में शुरू होते हैं? नहीं शुरू होते। कहाँ पे शुरू होते हैं? कारखाने में, यानी घर से बाहर। काम कहाँ पे होता है? घर से बाहर। कहाँ पे? कारखाने में जाकर, ठीक है। आगे देखो, इसमें भी स्थानीय कच्चे माल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पे भी जो कच्चा माल होता है आसपास उपलब्ध हो जाता है। और इसमें अर्ध कुशल श्रमिक और शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्र का इस्तेमाल होता है। देखो यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण बात है कि पहले क्या होता था, घर के सदस्य काम कर ले रहे थे। कुटीर उद्योग में हमने ये पढ़ा था ना, यहाँ पे घर के सदस्यों से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे मजदूर चाहिए होंगे अर्धकुशल। बेशक से वो पूरे फुल्ली ट्रेंड ना हो, लेकिन मजदूर होने चाहिए, थोड़ा बहुत उन्हें काम आना चाहिए, ठीक है। और मशीनों की जरूरत होती है, जबकि हमने कुटीर उद्योग में क्या पढ़ा था, वहां मशीन की कोई जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे मशीन की जरूरत पड़ती है। और ऐसे उद्योग जो हैं इसमें रोजगार के अवसर भी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि देखो घर के बाहर है, उद्योग में है, किसी कारखाने में काम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कारखाने में काम करने वाले जो मजदूर होंगे उनकी संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखो तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं ये छोटे पैमाने के उद्योग से बिल्कुल अलग है। अब ये देखो, पहले कुटीर उद्योग पढ़ा जो घर से ही शुरू हो जाता था, फिर हम घर से बाहर निकले, हमने छोटे पैमाने के उद्योग पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बड़े पैमाने, जो कि बहुत बड़े लेवल पे होता है। इसमें क्या होता है, देखो ये कैसे अलग है। इसमें बड़ा बाजार यानी विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल लगता है, शक्ति के साधन, ठीक है, यानी कि इसमें यंत्र वगैरह मशीन वगैरह सब लगेगी। कुशल श्रमिक होने चाहिए, यानी जो मजदूर होंगे वो पूरे स्किल्ड होने चाहिए, उनको काम आना चाहिए। विकसित प्रौद्योगिकी यानी अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। अधिक उत्पादन होता है यहाँ पे और अधिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि बड़े पैमाने पे हो रहा है तो पूंजी भी ज़्यादा चाहिए, अच्छे मजदूर चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, पूंजी ज़्यादा चाहिए। और बड़ा बाजार भी आसपास होना चाहिए ताकि वहाँ पे बनने, क्योंकि बड़े पैमाने पे जो चीज़ें बनेंगी वो बहुत बड़े लेवल पे बनेगी, उसको बाजार में बेचना भी है, तो बड़ा बाजार भी आसपास होना चाहिए, ठीक है। ये है पिछले 200 सालों में अगर हम देखें तो इस प्रकार के जो उद्योग है ना, इनका विकास बहुत तेजी से हुआ है। पहले ये उद्योग शुरू हुए थे ब्रिटेन में, फिर अमेरिका यूरोप में भी लगाए जाने लगे, और धीरे धीरे करके आज पूरी दुनिया में देखें तो दुनिया भर में ऐसे उद्योग जो हैं, बड़े पैमाने के उद्योग जो हैं आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा कच्चे माल पर आधारित उद्योग, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसमें से कौन कौन से टॉपिक आते हैं इसको देखेंगे, और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कुटीर उद्योग और आपका ये जो छोटे और बड़े पैमाने के उद्योग थे, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल रट के जाना, तैयार करके जाना, ठीक है। अब देखिए कच्चे माल पर आधारित उद्योग देखें तो इसको हम 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कृषि आधारित, रसायन आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित और पशु आधारित, ठीक है। इसको देखते हैं। इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कृषि आधारित उद्योग कौन से होते हैं, ठीक है। देखिए खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा तैयार माल में बदलकर बेचने हेतु यानी विक्रय हेतु ग्रामीण या फिर नगरीय, ठीक है, ग्रामीण और नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। यानी खेतों से जो भी कच्चा माल मिल रहा है उसको विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा
तैयार माल में उसको बदल दिया जाता है, ठीक है, उसको बदल दिया जाता है, क्योंकि सेकेंडरी जो ये द्वितीय क्रियाकलाप है उसमें यही तो होता है। आम उठाए उससे अचार बना दिया, आलू उठाए चिप्स बना दिया, गन्ना उठाया उसे शुगर बना दी, ठीक है, ये किया जाता है। प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में भोजन तैयार करने वाले उद्योग, ठीक है, जैसे कि शक्कर हो जाएगा, अचार हो जाएगा, फल जो होते हैं उसका रस हो जाएगा, पेय पदार्थ, पेय पदार्थ में क्या होता है, जैसे चाय हो गई, कॉफी हो गई, कोकोआ हो गया, ठीक है। मसाले, मसाले भी कहाँ से मिलते हैं, कृषि से ही मिलते हैं। मसाले, तेल, वस्त्र, ठीक है, सूती, रेशमी, जूट वगैरह, या फिर रबड़, ये सारे उद्योग किस में आ जाते हैं, कृषि उद्योग में आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं हट जाता हूँ, एक बार अब इसे ध्यान से देखो। इसमें क्या होता है, खेतों से मिलने वाला जो कच्चा माल होता है उसको तैयार माल में बदलकर शहरों में या फिर गांवों में बेचने के लिए तैयार कर दिया जाता है, ठीक है, ये होता है इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका सेकंड नंबर पे आ जाएगा खनिज आधारित उद्योग। इन उद्योगों में क्या होता है, खनिज जो होते हैं उसको कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग जैसे लौह अंश वाले, जिसमें लोहे के अंश हो, ठीक है, धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग हो जाता है। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो अलौह धात्विक होती है, जिसमें मतलब लोहे के अंश नहीं होते, ऐसे खनिजों का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम हो गया, इसमें आपको लोहे का अंश नहीं मिलता, तांबा हो गया, जवाहरात उद्योग हो गया, ठीक है, ये अलौह में आ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीमेंट, मिट्टी के बर्तन, ये जो होते हैं, ये आदि उद्योगों में भी अधात्विक खनिजों का प्रयोग जो होता है। तो ये खनिज आधारित उद्योग है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है रसायन, यानी कि जो केमिकल आधारित उद्योग होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, ज्यादातर पूछा जाता है रसायन से। देखिए, ऐसे उद्योग में क्या होता है, प्राकृतिक रूप से जो भी पाया जाने वाला रासायनिक खनिज है, जैसे कि एग्जांपल आपके सामने दे रखा है पेट्रो रसायन, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें खनिज तेल, पेट्रोलियम, इसका उपयोग होता है, पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। फिर नमक हो गया या पोटास हो गया, ऐसे उद्योगों में भी प्राकृतिक जो खनिज होते हैं उसको काम में लिया जाता है। कुछ रासायनिक उद्योग है जैसे कि लकड़ी और कोयले से प्राप्त हो, ठीक है, जो कच्चा माल होता है, इस पर भी कुछ उद्योग जो होते हैं रासायनिक उद्योग वो निर्भर होते हैं। तो रासायनिक उद्योग में कौन से आते हैं, केमिकल वाले, जिसमें पेट्रोलियम संसाधन वगैरह आ जाते हैं आपके, ये रसायन पे आधारित उद्योग होते हैं। फिर आपका है वन आधारित उद्योग, जो कि आपका जंगलों पे आधारित होते हैं, वन आधारित उद्योग, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, वनों से प्राप्त कई मुख्य गौण उपज कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि वनों से मिलने वाली कुछ ऐसी उपज होती है जो कच्चे माल के रूप में उपयोग में होती है। जैसे कि देखो, वनों से हमें क्या मिलती है, लकड़ी मिलती है, खासकर इमारती लकड़ी। फिर इससे क्या बनते हैं, फर्नीचर वगैरह बना दिए जाते हैं, ठीक है। कागज उद्योग के लिए भी लकड़ी की जरूरत पड़ती है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पशु आधारित उद्योग, यानी कि पशुओं से मिलने वाली चीजें जो पूरी तरीके से पशु पे आधारित है। पशुओं से हमें क्या मिलता है, देखिए, इनसे हमको चमड़ा मिलता है, ऊन मिलता है, इसके अलावा इनसे हमें मांस भी मिल जाता है पशुओं से। तो ये उद्योग जो है पशुओं पे आधारित होते हैं। इसमें जो पशु होते हैं एक तरह से कच्चा माल के रूप में आप इनको देखते हो। चमड़ा उद्योग जो है, इसके लिए चमड़ा और ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन, ठीक है, पशुओं से ही प्राप्त किया जाता है। यानी चमड़े उद्योग जो है उसमें चमड़ा जो है कहाँ से मिलता है, पशुओं से मिलता है। ऊनी उद्योग होते हैं, ऊन वाले उद्योग, उसमें ऊन कहाँ से मिलती है, पशुओं से मिलती है। इसके अलावा हाथी दांत उद्योग जो है, इसमें भी दांत जो होता है वो हाथियों से ही मिलता है। तो ये कौन से उद्योग हो गए, जो पशुओं पे आधारित है, जानवरों पे आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वामित्व पे आधारित उद्योग। तो इसमें देखिए, ये 3 प्रकार के मेन उद्योग होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन अगर आएगा तो वो यहाँ से आएगा, बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आने के। तो सबसे पहला उद्योग है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, फिर है निजी क्षेत्र के, यानी जो प्राइवेट होते हैं, इसके अलावा संयुक्त क्षेत्र के। तो सबसे पहले बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। इसमें क्या होता है, देखिए, ये उद्योग जो होते हैं ये सरकारी होते हैं, यानी सरकार के अधीन होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे उद्योगों का जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, वो कौन करेगा, सरकार करेगी, सरकार के द्वारा मैनेजमेंट होता है। समाजवादी देश जो होते हैं, ठीक है, रूस वगैरह हो गए, या फिर जो भी जहाँ पे समाजवादी व्यवस्था है, ऐसे देशों में ऐसे उद्योग जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सब कुछ क्या होता है, सरकार के हाथ में होता है। ये सार्वजनिक हो गया। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है निजी क्षेत्र, जो होते हैं प्राइवेट, जैसे खासकर अमेरिका जैसे देशों में ऐसे उद्योग होते हैं, और भारत में भी होता है। भारत में सार्वजनिक और निजी और हर तरह के उद्योग होते हैं, ठीक है। तो निजी क्षेत्र के उद्योग की बात करें तो ऐसे उद्योग को क्या कहा जाता है, ये प्राइवेट उद्योग होते हैं। इसके उद्योग के जो मालिक होते हैं ना, वो कोई एक व्यक्ति हो सकता है या कोई कंपनी हो सकती है, कोई निजी हाथों में होता है सब कुछ।
ऐसे उद्योगों का जो संचालन होता है, जो मैनेजमेंट होता है, वो निजी संगठन के द्वारा किया जाता है, सरकार नहीं करेगी इसका, ठीक है। और पूंजीवादी देशों में ऐसे उद्योग जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था ही पूंजीवादी है। भारत में एग्जाम्पल है इसके लिए, जैसे टाटा, देखो टाटा क्या है, किसी एक व्यक्ति का होगा, बिरला, रिलायंस, ठीक है, ये सारे उदाहरण क्या है, निजी उद्योगों के। अब तो सार्वजनिक में क्या हुआ, सरकार के हाथ में था, निजी में क्या हुआ, प्राइवेट हाथों में था। अब एक और होता है जो मिश्रण होता है इन दोनों का जिसको हम बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। अब इसमें क्या फर्क है, देखो इन उद्योगों का संचालन जो होता है वो सरकार भी करेगी और निजी कंपनी भी करेगी, यानी सरकार प्लस निजी कंपनी ये मिलकर करती है, तो ये मिश्रित हो गया, ठीक है, एक मिश्रित रूप हो गया। और एग्जाम्पल इसके लिए हैं जैसे HPCL हो गया, या HPCL मित्तल एनर्जी जो लिमिटेड है, ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हो। ये क्या है, ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग है। तो इन तीन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। और कुटीर कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, उनमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और जो ये चमड़ा उद्योग बताया था वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या रासायनिक में से एक क्वेश्चन आ जाता है। और एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, स्वच्छंद उद्योग, पेपर में काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मैं आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो कौन कौन से क्वेश्चन इन चैप्टरों में से पूछे हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्वच्छंद उद्योग की। ये जो उद्योग होते हैं ये बहुत जो विविधता वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे बनाए जाते हैं, यहाँ पे स्थित होते हैं। इसमें क्या होता है, कोई विशेष कच्चे माल पे निर्भर नहीं होते ये, क्योंकि इसमें कोई चीज बनाई ही नहीं जाती है, बल्कि पुर्जों पे निर्भर होते हैं ये, ठीक है। पुर्जे कहीं से भी मिल सकते हैं और उसको असेंबल किया जाता है। ये उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं, जो कि कहीं से भी मिल सकते हैं। और इनके उत्पादन जो होता है वो कम मात्रा में होता है, और इसमें मजदूर जो होते हैं उसकी भी ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं है, कम मजदूरों में काम चल जाता है। और ये उद्योग कोई प्रदूषण भी नहीं फैलाते, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तब आपको समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, पहले से चीज़ें बनी बनाई होती है, यानी वो चीज़ें कहीं से बनी हुई हैं, यहाँ पे नहीं बनते। जैसे मान लो आपने कभी कोई कंप्यूटर असेंबल करवाया होगा, तो कंप्यूटर असेंबल करवाने जाते हैं, जब हम कस्टम पीसी कोई बनवाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं पार्ट अलग है, उसका मदरबोर्ड जो होता है वो अलग होता है, ठीक है, रैम जो होती है वो अलग होती है, उसका जो SMP होता है पावर सप्लाई वो आपको अलग दिखेगी, ठीक है, उसका जो प्रोसेसर होगा वो आपको अलग दिखेगा। इसके अलावा जो भी चीज़ें होती है पीसी के अंदर, ठीक है, आपकी हार्ड डिस्क हो गई या आपकी SSD हो गई, ये सारे क्या, ये एक तरह से पुर्जे मान लो, ये पुर्जे हैं जो कहीं और बने होते हैं। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं बोलते हैं भाई हमारे लिए एक कंप्यूटर बना दो, उसके पास पहले से ये प्रोडक्ट होते हैं, वो कहता है 2 मिनट में बना देता हूँ। सारी चीज़ों को वो आपस में क्या करता है, जोड़ता है, मदरबोर्ड लगाता है उसमें, उसी में वो रैम लगा देगा, उसी में SMP कनेक्ट कर देगा, ठीक है, प्रोसेसर लगा देगा, SSD लगा देगा, SSD लगा देगा, जो भी पार्ट्स उसके अंदर लगते हैं बस उसको आपस में जोड़ देना है और बन गया। अब आप देखो क्या उसमें उसको कुछ बनाना पड़ा, नहीं बनाना पड़ा, उसने सारा प्रोडक्ट जो था वो बना बनाया कहीं से खरीदा था, ठीक है, कहीं से खरीदा था, और उस वहाँ पे ज़्यादा श्रमिक की जरूरत नहीं है, कम समय में काम हो जाता है। तो ऐसे उद्योगों को स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। ये मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल रखा है, ठीक है, एक एग्जाम्पल से आपको समझाया है। पेपर में आप ऐसे एग्जाम्पल लिखना नहीं है आपको, सीधा सीधा पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा बताना है कि स्वच्छंद उद्योग जो होते हैं ये बहुत विविधता वाले स्थानों पे होते हैं। इसमें कोई खास प्रकार का जो कच्चा माल होता है उस पर कोई निर्भरता नहीं होती, ज़्यादातर ये पुर्जों पर निर्भर होता है, इससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता, इसमें उत्पादन जो होता है वो कम मात्रा में होता है, ज़्यादा मजदूर की जरूरत नहीं पड़ती, और ये जो उद्योग होते हैं ये कोई पॉल्यूशन नहीं फैलाते, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ बन नहीं रही है, बस उसको आपस में ज्वाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन देखिए एक टॉपिक ऐसा है जो मैंने छोड़ दिया है, वो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आते नहीं है, ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन नहीं आते, जो मैंने आपको अभी तक कराए थे वहीं तक आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले जो विनिर्माण है उसकी विशेषता बताइए। आज के समय में क्या है, बड़े पैमाने पे विनिर्माण हो रहा है, तो उसकी क्या विशेषता है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें उत्पादन की विधियाँ आ जाएगा, यंत्रीकरण आ जाएगा, प्रौद्योगिकी नवाचार आ जाएगा, संगठनीय ढांचा और नवाचार आ जाएगा, ये इसकी हेडिंग हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन आपके सामने करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए उत्पादन की विधियाँ या फिर कौशल का विशिष्टीकरण, इसमें क्या होता है, देखो शिल्प तरीके से कारखानों में 2 तरीके से काम होता है। एक तो शिल्प तरीके से हो जाएगा, जैसे हाथ से होने वाला काम है, अगर हाथ से होने वाला काम है तो उसमें क्या होगा, उसमें समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है, उसमें लागत भी ज़्यादा लगेगी, और हाथ से होने वाले काम को तभी करवाया जाता है जब उसका ऑर्डर आता है, यानी जितना ऑर्डर आएगा उतना ही काम करवाया जाता है। ये तो हो गया हाथ से होने वाला कम लेवल पे। दूसरा काम होता है जो बड़े पैमाने पे होता है। बड़े पैमाने पे अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर बनाई जाने वाला जो सामान होता है
उसमें प्रत्येक कारीगर जो होता है, जो भी काम करने वाला होता है, वो हमेशा एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। आप किसी भी उद्योग में देखोगे तो बहुत सारे काम करने वाले लोग होते हैं और एक ही तरह का वो काम कर रहे होते हैं। तो ये आपका इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा नाम है यंत्रीकरण। देखो आज के समय में जो भी उद्योग है, जो भी कारखाना है, कोई कारखाना आपको शायद ऐसा ना दिखे जहाँ पे मशीनें इस्तेमाल ज़्यादातर ना होती हो। हर कारखाने में क्या होता है, मशीनें का इस्तेमाल होता है। तो यंत्रीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना, इसका मतलब है यंत्रीकरण। और यंत्रीकरण मशीनें कैसी हैं आज के समय में, स्वचालित है। स्वचालित का मतलब है एक तरह से आप ये लगा लो ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें बस कमांड दे देनी है, बटन दबा देना है, वो मशीनें अपने आप ही काम करने लग जाती हैं। ठीक है, तो स्वचालित मशीनें होती हैं। तो ये यंत्रीकरण दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, प्रौद्योगिकी नवाचार। आज के समय में क्या है, हर कंपनी कुछ ना कुछ नवाचार करती है, कुछ ना कुछ शोध करती है, खोज करती रहती है, ताकि अपनी क्वालिटी को अपने कंट्रोल में कर सके और बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर सर्विस दे सके। तो प्रौद्योगिकी नवाचार में क्या है, शोध किया जाता है, शोध करने और अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। इसके द्वारा विनिर्माण होता है और विनिर्माण में गुणवत्ता यानी कि जो क्वालिटी है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, क्वालिटी को सुधारा जाता है। अपशिष्ट का निस्तारण यानी जो भी वेस्ट, आपको पता है फैक्ट्रियों में जो काम होता है, कारखाने में काम होता है, वहां से कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है जो फेंक दिया जाता है। तो अपशिष्ट को कैसे कैसे सही तरीके से उसको रिसाइकिल किया जा सके या उसको निस्तारण किया जा सके, इसका ध्यान देता है ये प्रौद्योगिकी नवाचार। फिर इसके अलावा प्रदूषण जो है, प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, इस चीज पे ध्यान देता है, तो ये प्रौद्योगिकी नवाचार आ जाएगा। फिर है संगठनीय ढांचा और नवाचार, ये लास्ट पॉइंट है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए अगर आधुनिक निर्माण की विशेषताएं देखें तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान से देखने को मिलेगी। सबसे पहले क्या है, आज के समय में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो है प्रौद्योगिकी। आप किसी भी कारखाने में जाओ जहाँ पे काम होता है वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, श्रम विभाजन करके यानी काम को डिवाइड करके कि भाई ये काम इसका, वो काम उसका, इस तरीके से काम को डिवाइड करके कम प्रयास में, कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा माल उत्पादित किया जा सकता है। देखिए अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, काम को डिवाइड करके, कम पैसा लगा के, कम प्रयास करके भी ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के सहारे बड़े पैमाने पर विनिर्माण के लिए अधिक पूंजी और बड़े संगठन की जरूरत पड़ती है। अगर कोई भी उत्पादन जो है बहुत बड़े लेवल पे करना है, बहुत बड़े लेवल पे, तो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, पूंजी बहुत ज़्यादा लगेगी, संगठन, लोगों की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस सब की चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा ये 4-5 पॉइंट और थे जो मैं आपको समझा देता हूँ, कम शब्दों में समझा दूंगा, इसको भी देख लो। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, इसको ना आप ऐसे समझो, मान लो आपको कोई उद्योग लगाना है। ठीक है, आप मान लो किसी उद्योग के मालिक हो और आप सोच रहे हो कि भाई आप किसी चीज़ का कोई कारखाना लगाना चाह रहे हो। तो आप कारखाना लगाओगे तो कारखाना लगाने से पहले आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखोगे, वही आपको इसके आंसर में लिखने हैं। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले आप मान लो आप खिलौने की फैक्ट्री बनाना चाहते हो, खिलौने का कारखाना लगाना चाहते हो, तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि आप जहाँ उस जगह पे कारखाना लगाओगे जहाँ से बाजार जो है आसपास हो, यानी बाजार तक आप अपने प्रोडक्ट को आसानी से पहुँचा सको। सबसे पहले आप ये देखोगे बाजार होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप क्या देखोगे, कच्चा माल आपको आसानी से मिल जाए, कच्चे माल की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि मान लो आपको प्लास्टिक के खिलौने बनाने हैं, उसके लिए आपको प्लास्टिक की नीड है कच्चे माल के रूप में, तो प्लास्टिक आपको आसानी से मिलनी चाहिए। आसानी से अगर कच्चा माल आपको मिल पा रहा है तभी तो आप काम कर पाओगे ना, तो आप ये देखोगे। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कच्चे माल की प्राप्ति। तीसरे नंबर पे श्रम आपूर्ति। देखो अब मान लो कोई उद्योग लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है वहां पे आपको मजदूर चाहिए होंगे, जो श्रम। ठीक है, अब मजदूर कहाँ पे आपको उपलब्ध होंगे, जहां पे आपको आसानी से मजदूर उपलब्ध होंगे, आप ऐसी ही जगह पे क्या करोगे, उद्योग लगाओगे। तो ये पॉइंट भी उद्योग लगाने से पहले ध्यान में रखा जाता है। फिर क्या है, शक्ति के साधन, यानी कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा शक्ति के साधनों की जरूरत पड़ती है। यानी कि कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे उद्योगों को कहाँ पे लगाया जाएगा, जहां पे आसानी से क्या हो, आपको सुविधाएं मिल जाए। ठीक है, शक्ति के साधन आसानी से उपलब्ध हो जाए। फिर क्या है, परिवहन के और संचार की सुविधाएं होनी चाहिए। मान लो कोई उद्योग है, उद्योग में क्या होगा, ये उद्योग है तो आपको उद्योग में कच्चा माल लाना होगा, यानी कच्चा माल लाना पड़ेगा। ठीक है, कच्चा माल आपके उद्योग में कहीं से आ सके और फिर वहां से आप प्रोडक्ट बना रहे हो, वो प्रोडक्ट आपका बाजार तक जा सके। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक अच्छी परिवहन की सुविधा चाहिए, संचार की सुविधा चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए
तभी आप क्या कर पाओगे, अच्छे तरीके से उद्योग को सफल कर पाओगे। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल में पुट करके बताया। अब आप दोबारा से देखो, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक आप तुरंत लिख दोगे, बाजार तक अभिगम्यता, यानी जो भी चीजें होंगी वो बाजार तक आसानी से पहुंचाई जा सके। कच्चे माल की प्राप्ति, यानी कि कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके, ये चीजें उद्योगों को प्रभावित करते हैं। श्रम आपूर्ति, यानी मजदूर आसानी से उपलब्ध हो सके, सस्ता श्रम मिल जाए, सस्ते मजदूर मिल जाए। शक्ति के साधन, बिजली वगैरह, वहां पे सब कुछ आपको टाइम पे मिल जाए। परिवहन और संचार की सुविधाएं आपको आसानी से मिल जाए। ये सारी चीजें जो हैं ये उद्योग को प्रभावित करते हैं। इसी के आधार पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये लास्ट टॉपिक था, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी इससे पहले के टॉपिक जो थे वो सारे क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।